वन माई सेल्फ अनूप सर। हिस्ट्री के पहले चैप्टर में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, मतलब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे जन्म ली और जो मोनार्ची से पावर कैसे ट्रांसफ़र हुआ और जो आज मॉडर्न स्टेट वहाँ दिख रहे हैं वो किस तरीके से बने, इसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन वाले में, जिसमें हम फ्रेडरिक सायरियो के द्वारा बनाए गए प्रिंट के बारे में पढ़े थे और उसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियनिक कोड के बारे में स्टडी किए थे। और वहाँ हम देखे थे कि लास्ट में क्या हुआ था, वाटरलू के मैदान में और जो कई युद्धों में क्या हुआ कि नेपोलियन डिफीट हुआ और फिर वहाँ पे क्या हुआ, फिर से बर्बन डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया गया। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले जो स्टेट, जो आज मॉडर्न स्टेट जो आपको दिखते हैं, मॉडर्न कंट्री जो दिखते हैं, इटली, आप मैप में देख सकते हैं, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, पहले ये सब मॉडर्न स्टेट नहीं हुआ करते थे। पहले इस तरीके से एम्पायर हुआ करते थे। जैसे आप देख सकते हैं सबसे कॉर्नर में पुर्तगाल, फिर स्पेन, फ्रांस, ये सब जगह पे क्या थे, किंगडम हुआ करते थे। ठीक है, तो ये रहा आपका, या ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, या हैब्सबर्ग एम्पायर, पॉलिश लिथुनिया कॉमनवेल्थ वाले, फ्रांस का एम्पायर और इधर जर्मनी का एम्पायर। ठीक है, तो ऐसे कई एम्पायर हुआ करते थे, कई साम्राज्य हुआ करते थे। तो और एम्पायर्स कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड थे। जैसे हम बात करें जर्मनी का किंगडम कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था। जर्मनी में इन्हें किंगडम्स बोलते थे, जबकि उन्हीं मोनार्ची के शासन को इटली में क्या बोलते थे, इटली में बोलते थे डचीज, और स्विट्ज़रलैंड में क्या बोलते थे, उसी छोटे छोटे किंगडम्स को बोलते थे कैंटन। तो मतलब यहाँ पे जर्मनी में कई सारे किंगडम हुआ करते थे और इटली में भी क्या थे, कई सारे किंगडम थे जिनका नाम, जिसे क्या बोलते थे, डचीज बोलते थे। और स्विट्ज़रलैंड में भी कई सारे किंगडम थे जिसे बोलते थे कैंटन्स। ठीक है, तो कई सारे ये एरिया कई सारे किंगडम्स या अदर नेम से उनको बोलते हैं, उन सब में डिवाइडेड थे। ठीक है, और इतने सारे जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मोनार्ची हुआ करती थी। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मोनार्ची मतलब जो निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, जो किसी के दबाव में नहीं आता था। मतलब यूनिटरी वहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती थी, केवल राजा वहाँ पे शासन करता था, जो राजा नियम बनाता था उसी नियम को सबको फॉलो करना पड़ता था। मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था, मोनार्ची चलती थी। और मोनार्ची में क्या होता है, हायरार्ची होती है। हायरार्ची मीन्स राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो इस तरह से प्रोसेस होता था। तो देखिए जो पहले जो एम्पायर हुआ करते थे, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर, यानी हैब्सबर्ग का एम्पायर। ऑस्ट्रिया हंगरी में कौन सा एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर, बर्ग एम्पायर, BURG। ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर। ऑस्ट्रिया हंगरी में जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, इसके बारे में पहले स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर में कई सारे छोटे छोटे पार्ट हुआ करते थे। जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड था और कई सारे रीजन इसमें इंक्लूड थे। मतलब इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी डाइवर्सिटी है। जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर में कई सारे रीजन थे। जैसे एक रीजन है अल्पाइन रीजन, ये अल्पाइन रीजन है। ये अल्पाइन रीजन में क्या होता है, एक यहाँ पे पहाड़ी है, एक माउंटेन रेंज है जिसे बोलते हैं अल्प्स, ALPS, अल्प पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इस पहाड़ी के आसपास के रीजन को बोलते हैं अल्प्स रीजन, या इसको बोल सकते हैं अल्पाइन रीजन। ठीक है, तो ये अल्पाइन रीजन में क्या क्या थे, अल्पाइन रीजन में थे टायरॉल्स, ये टायरॉल्स है, देखिए यहाँ पे टायरॉल्स। और इसके अलावा और भी कई, बोहेमिया तो थोड़ा अलग था अल्पाइन रीजन से, और ऑस्ट्रिया था। ठीक है, सडेंटलैंड ये वाला एरिया था। तो ये सब एरिया, इसके अंदर कई रीजन थे। मतलब इसमें कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी में बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे, कई रीजन थे। ठीक है,
तो इतने सारे रीजन थे, अलग अलग रीजन। और दूसरा चीज़ क्या था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में, दूसरी बात कि यहाँ पे कई तरह के लैंग्वेज लोग बोलते थे, कई तरह के लैंग्वेज थे। जैसे गल्फ गाल्सिया की बात करें तो वहाँ पे पॉलिश भाषा बोलते थे, ठीक है। हंगरी में कुछ और भाषा बोलते थे, मैंगली भाषा बोलते थे। और टायराल में और या इन सब एरिया में क्या बोलते थे, इन सब एरिया में इटालियन बोलते थे। बोहेमिया वाले रीजन में क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज को बोला जाता था, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या था कि रीजनल डाइवर्सिटी था और लैंग्वेज वाली भी डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, ठीक है। इसके अलावा एथनिक ग्रुप भी, एथनिक ग्रुप मतलब क्या होते हैं, जैसे एक तरह के पहनावा या कल्चर को फॉलो करने वाले लोग को क्या बोलते हैं, एक एथनिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे इंडिया के लोगों का एथनिक ग्रुप अलग है नॉर्थ इंडियन लोगों का, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे मेघालय, नागालैंड, वहाँ के लोगों का एथनिक ग्रुप अलग है। चाइना के लोगों का एथनिक ग्रुप क्या है, उनका रहन सहन, पहनावा और रूप रंग, ये सब क्या है, हमसे पूरा अलग है। तो यही क्या बनाता है, एथनिक ग्रुप बनाता है। ऐसे यहाँ पे कई सारे एथनिक ग्रुप हुआ करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं कि कई सारे एथनिक ग्रुप थे। ये इस एरिया में जेक्स थे और कहीं पर यहाँ पे पॉलिश लोग थे, कहीं पर जर्मन्स थे, कहीं पर कुछ और थे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के एथनिक ग्रुप वहाँ पे रहती थी। यहाँ पे क्रोट्स भी थे। क्रोट देखिए, ये जो एरिया है पिंकिश कलर, ये क्रोट्स लोग थे। तो ऐसे कई सारे एथनिक ग्रुप रहते थे। मतलब आप देख सकते हैं कि एक ही एम्पायर में इतनी सारी डाइवर्सिटी, कई रीजन, कई लैंग्वेज और कई सारे एथनिक ग्रुप। उसके बावजूद क्वेश्चन राइज होता है कि वो रहते कैसे एक साथ थे। क्योंकि रहते इसलिए थे क्योंकि पहली बात राजा का डर हुआ करता था कि जो एम्पायर है वो क्या, जो एम्परर है वो क्या करेगा, उनको सजा देगा। तो इसका भी डर था। और ये भी था, पहले ये फैला गया था बात वो कि जो एम्परर या जो किंग हुआ है, जो किंग है वो गॉड के द्वारा भेजे गए मैसेंजर है, मतलब दूत है, ईश्वर भगवान के दूत है मानते थे लोग पहले, ठीक है। तो इसलिए लोग अपने एम्पायर के तरफ क्या रखते थे, निष्ठा रखते थे, ठीक है। इसीलिए वो अगेंस्ट एम्पायर के खिलाफ नहीं जाते थे। फिर क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से फिर बाद में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी, लोगों को कब फील होने लगा कि हाँ हम अलग हैं, और राजा के बारे में बैड थिंकिंग कब डेवलप हुई। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, पहले अगर हम यूरोप के सोशल ग्रुप की बात करें तो यूरोप के जो सोशल ग्रुप थे दो पार्ट में थे, दो तरफ से डिवाइडेड थे। एक था एरिस्टोक्रेसी और दूसरा क्या था, पीजेंट्री। सॉरी, यहाँ मैंने एरिस्टोक्रेसी था और पीजेंट्री था। तो एरिस्टोक्रेसी क्या हुआ करता था, पहले दो ही तरह के थे, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या है, एरिस्टोक्रेसी में होता है कि जैसे जो राजा के घर के लोग या उनके रिश्तेदार, वो सब किस में आते थे, एरिस्टोक्रेसी में आते थे। इनके पास ज़मीन हुआ करती थी, मतलब इनके पास लैंडेड लोग, ये लोग थे, ज़मीन हुआ करती थी और संपत्ति थी इनके पास, पैसे हुआ करते थे, ठीक है। मतलब रिच फैमिली, रिच लोग थे। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होंगे, कुलीन वर्ग या जो राजा से जुड़े हुए जो लोग थे या उनके रिश्तेदार या राजा से जो जुड़े हुए लोग थे, वो लोग क्या कहलाते थे, एरिस्टोक्रेसी कहलाते थे। और पीजेंट्री में क्या होते थे, जो किसान लोग जो थे उन्हें क्या बोलते थे, पीजेंट्री। तो दो तरह से यूरोप में सोशल ग्रुप डिवाइडेड था। कौन कौन सा, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री, मतलब कुलीन वर्ग और कृषक वर्ग, दो तरह से सोशल ग्रुप डिवाइडेड था, ठीक है। तो पीजेंट्री अपने आप को मानता था कि हमारा काम क्या है, केवल खेती करना, या कहीं पर कई जगहों पे तो बंधुआ मजदूर की तरह लोग काम करते थे, पीजेंट, ठीक है। लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी का ये मानना था कि हमारा काम है शासन करना, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी के बीच में आपस में बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था। एक एरिस्टोक्रेसी या दूसरे एरिस्टोक्रेसी के बीच में बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध होता था और मैरिज एक दूसरे के साथ करते रहते थे, ठीक है। एक जैसे मान लो जर्मनी के जो एरिस्टोक्रेसी है और जो फ्रांस के एरिस्टोक्रेसी है, ये सब एरिस्टोक्रेसी का एक अलग से ग्रुप था, इनके बीच में मैरिज या बाकी चीज़ें होती रहती थी, ठीक है। तो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, जब औद्योगिक क्रांति आई, तो एक नए वर्ग का उदय हुआ। कौन सा वर्ग था, वर्किंग क्लास या न्यू मिडिल क्लास,
नया एक वर्ग बाहर आया। पहले कौन था, दो ही मेन वो था, सोशल ग्रुप था। कौन कौन सा था, एक था एरिस्टोक्रेसी और दूसरा क्या था, पीजेंट्री। लेकिन जब ये औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, जब सारी चीज़ें फैक्ट्री बनने लगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया, मिड 18 सेंचुरी के बाद ब्रिटेन में आया। उसके बाद फिर जर्मनी और फ्रांस में कब आया, ये 19 सेंचुरी के अंत तक वहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें नए सोशल ग्रुप राइज हुए, जिसे क्या बोलते थे, वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। ये इसमें कौन कौन लोग होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे जो इंडस्ट्री सेटअप करते थे, या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, मतलब जो पढ़े लिखे लोग जो थे, उनकी वजह से एक नया मिडिल क्लास का फॉर्मेशन होता है। और यही नया मिडिल क्लास ही नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया, ठीक है। तो ये न्यू मिडिल क्लास की डिमांड क्या थे, इनका डिमांड था कि सबके पास इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, पहली बात। और क्या हो कि अपना खुद का एक शासन हो, राइट टू वोट हो, ठीक है, ये सब इनकी डिमांड थे। इसके लिए इन्होंने किताबों, इसमें प्रिंट कल्चर का भी बहुत बड़ा योगदान है। कई किताबें छापी गई, कई किताबें लिखी गई, लोग बुक्स पढ़ते थे या बाकी चीज़ों से उनके अंदर आता था कि ये देखिए, राजा हमारे लिए भगवान के दूत नहीं है, ये भी हमारी तरह के आम इंसान है, और जो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो ये सब फीलिंग आई। तो न्यू मिडिल क्लास ने, इनकी वजह से ही जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। जो न्यू मिडिल क्लास थे लिबरल हुआ करते थे। लिबरल मतलब जो लिबरल वर्ड का मतलब होता है फ्री होना, मतलब ये चाहते थे कि फ्रीडम हो सबके पास। ये लिबरलिज्म को मानते थे कि मतलब कहीं पर भी कट्टरता नहीं होनी चाहिए, लिबरल होना चाहिए कि शासन करने का अधिकार जनता के पास हो, और फ्रीडम होना चाहिए, मतलब शासन करने का अधिकार जनता के पास हो। सैफरान मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट होना चाहिए सबके पास, ठीक है। तो ये सब उनकी डिमांड्स है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जगह जगह पे प्रचार प्रसार किया इस चीज़ों का, और फिर बाद में लोगों को एक साथ लाया, और लोगों के अंदर फीलिंग आना स्टार्ट हुआ कि मोनार्ची हमारा कोई, मोनार्ची भी जो राजा है वो हमारी तरह ही एक इंसान है, जो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। तो इस लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, लिबरल मतलब फ्री। और जो न्यू मिडिल क्लास थे, इन्होंने लिबरल नेशनलिज्म के लिए एम्फसाइज किया, मतलब उसको उसके लोगों के लिए सामने रखा कि लिबरल नेशनलिज्म आए। और लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, लिबरल नेशनलिज्म होता है फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये सब डेवलप हो। तो सबसे पहला जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ वो कहाँ पे हुआ, फ्रांस में हुआ, जिसके बारे में आपको पता ही है, ठीक है। फ्रांस में 1789 में न्यू मिडिल क्लास ने क्या किया, वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके मोनार्ची को क्या किया, डिमोलिश करके वहाँ पे डेमोक्रेसी लाया। लेकिन बाद में नेपोलियन ने क्या किया कि 1804 में उसने मोनार्ची को फिर से एक अपना खुद का एक मोनार्ची वहाँ पे बैठाया। और लेकिन तब भी वहाँ पे क्या था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को वोटिंग राइट मिल गया, और कई सारे जो प्रॉब्लम थे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, ये सब चीज़ों को एबॉलिश किया गया। तो मतलब लिबरल नेशनलिज्म जो न्यू मिडिल क्लास के द्वारा जो चालू किया गया, उसके द्वारा ही सबसे बड़ा यही एक रोल है, यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगी लोगों के अंदर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये जो लिबरल नेशनलिज्म थे, ये केवल ये नहीं चाहते थे कि केवल लोग आज़ाद हो जाएं या ये सब, ये चाहते थे कि जो इकोनॉमिक जो स्फेयर है इसमें भी काम करना चाहते थे। इनका ये डिमांड था कि जो अलग अलग, जैसे एक एरिया दूसरे एरिया में जाने पर टैरिफ बैरियर लगता था, टैक्स लगता था, तो ये चाहते थे कि पूरे यूरोप के अंदर कहीं भी टैरिफ बैरियर ना लगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, न्यू मिडिल क्लास ने जलवराइन क्लब जलवराइन एक ग्रुप बनाया, जिसमें जो व्यापारी लोग थे उसमें शामिल हुए 1834 में। और इन्होंने क्या किया कि पूरे यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ इनका व्यापारियों का जो ट्रेडर्स जो थे, जहाँ इनका ये संगठन बना जलवराइन, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि पहली बार टैरिफ बैरियर जो टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी जो लगता था एक देश की बाउंड्री से दूसरे देश की बाउंड्री पर,
उसको उन्होंने क्या किया, एबॉलिश किया। इसके अलावा हर जगह पे अलग अलग किंगडम अलग अलग करेंसी चलाती थी, इसको भी उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर एबॉलिश किया। आप सोच सकते हैं कि मतलब एक किंगडम से अगले किंगडम में जाने पर, अगर हमारी एक किंगडम दूसरे किंगडम में जाना है, तुरंत उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था 5%। और इसके अलावा मेजरिंग सिस्टम भी बहुत वैरायटी था। जैसे पहले वहाँ पे यूरोप के अंदर एल यूज करते थे, जैसे अभी हमारे यहाँ मीटर यूज करते हैं ना, तो पहले वहाँ पे क्या यूज करते थे, एल क्या होता था कि ये एल कपड़े को नापने का एक मेजरमेंट करने का यूनिट था। तो ये एल हर जगह पे अलग अलग हुआ करते थे। कहीं पर 55 सेंटीमीटर, एक एल बराबर 55 सेंटीमीटर था, कहीं पे 56 सेंटीमीटर था, कहीं पे 54। तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता था व्यापारियों को। कहीं पे लेकर गए तो वहाँ पे एल को फिर वहाँ का अलग वैल्यू है, ठीक है। तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता था। और जगह जगह पे टैक्स, और इसके अलावा करेंसी बहुत जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी थी, इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होता था। तो व्यापार अच्छे से सुलभता से हो नहीं पा रहा था। इसके लिए क्या किया, जलवराइन क्लब बना। जलवराइन ने क्या किया, ये एक संगठन था, जो ट्रेडर्स का एक संगठन था, जो जगह जगह पे क्या किया, इन्होंने संगठन बनाया और ट्रेड बैरियर्स को, जो व्यापार में जो बाधाएं आ रही थी, उनको क्या किया, एबॉलिश किया। इसके अलावा करेंसीज़ को भी क्या किया, अलग अलग जगह के करेंसीज़ को भी एबॉलिश किया, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब फिर से बात करते हैं, अभी तक क्या हम पढ़े, अभी तक पढ़े कि पहले कंडीशन क्या था यूरोप के अंदर, और उसके बाद पढ़े कि पीजेंट्री और एरिस्टोक्रेसी के अलावा एक और नया वर्ग राइज हुआ, जिसको बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास। उसने क्या किया, पहली बात कुछ पॉलिटिकल सुधार कराया, राइट टू वोट मिल गया। पहले क्या था कि लोग ये मानते थे कि जब नेपोलियन के टाइम ही नेपोलियन ने कहा कि जो वुमेन एक प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड एंड फादर, मतलब वुमेन हस्बैंड और फादर की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए उन्होंने नेपोलियन ने कहा कि इसीलिए वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिल सकता है। पहले वोटिंग राइट केवल जिनके पास ज़मीन थी और जो पुरुष थे उनके पास था, लेकिन बाद में क्या किया गया, वोटिंग राइट को पुरुषों को दिया गया। और 20वीं सेंचुरी के बाद जाकर के वोटिंग राइट किसको दिया गया, वुमेन को दिया गया। तो अभी तक हम ये पढ़े। अब देखिए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आपने देखा कि 1850 में क्या हुआ, नेपोलियन डिफीट कर गया, और डिफीट करने के बाद फिर कौन डिफीट किया, डिफीट करने वाली कंट्रीज थी प्रसिया और ऑस्ट्रिया, रसिया, ठीक है, ब्रिटेन। ये सारी कंट्री के जो किंग हुआ करते थे, जो एम्परर थे, उन्होंने मिल करके किसको डिफीट किया, नेपोलियन को डिफीट किया, ठीक है। नेपोलियन को डिफीट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो पुरानी जो चीज़ें थी, जो पुरानी ट्रेडिशन थे, जो पुराने कल्चर थे, जो पुराने किंगडम हुआ करते थे, उनको फिर से फ्रांस के अंदर क्या किया, फिर से सेटलमेंट किया उसका, ठीक है। पुराना जो फ्रांस जो पहले था 1789 के पहले, उस चीज़ को फिर से स्टेबलाइज किया, ठीक है। क्योंकि पुरानी चीज़ फिर से स्टेबलाइज किया, इसीलिए इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव सोच। मतलब जो पुरानी रूढ़वादी लोग, जो पुरानी बात, जैसे आप घर में ही कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें ही रहें, ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव होते हैं। और लिबरल मतलब जो नई सोच चाहते हैं कि जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है उनको दूर किया जाए और नई सोच के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो 1815 में जब नेपोलियन डिफीट हुआ, तो इन सब कंट्रीज ने बैठ के वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और वहाँ पे बैठ के सारे कंट्रीज़ के जो एम्परर थे, उन्होंने क्या किया, मीटिंग किया, और क्या किया कि फिर से कंजर्वेटिज्म को फॉलो किया फ्रांस के अंदर, क्योंकि फ्रांस हार गया था, तो फ्रांस में उन्होंने कंजर्वेटिज्म को फिर से लागू किया। और इसके अलावा फ्रांस के आसपास उन्होंने नई बाउंड्रियाँ सेट की, नए छोटे छोटे स्टेट बनाए, छोटे छोटे कंट्री बनाए, जैसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सब छोटे छोटे नए कंट्री बनाए, जिससे क्या हो कि फिर से फ्रांस एक्सपेंड न कर पाए, फ्रांस आगे न बढ़ पाए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि पूरे फ्रांस के अंदर या पूरे यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ उनका शासन था, क्योंकि उन्हीं का शासन था हर जगह, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया और ब्रिटेन, इन्हीं का शासन था पूरे यूरोप में लगभग। तो इन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप के अंदर सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब कि जैसे अगर कोई बुक छाप रहा है या
कोई न्यूज़पेपर छाप रहा है, या कोई कहीं नाटक हो रहा है, या कहीं मतलब प्ले हो रहा है कहीं पे, या कहीं कोई सॉन्ग सुना रहा है, या कुछ भी लिख रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो वो वो मतलब कोई कुछ भी करे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ बता नहीं सकता है, पहली बात। या वहाँ की जो मोनार्ची है या जो वहाँ के राजा हैं उनके बारे में कुछ लिख नहीं सकता है। तो ये कंजर्वेटिज्म मतलब पूरी तरीके से ये चाह रहे थे कि पूरा हमारा कंट्रोल हो जाए पूरे यूरोप के अंदर, और फिर से दोबारा डेमोक्रेसी यानी जो मोनार्ची को हटाया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, तो वो चीज़ें फिर से ना हो पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिज्म को फॉलो किया। आप देख सकते हैं कि ये फ्रांस की बाउंड्री के पास नए नए किंगडम बनाए गए, जैसे बेल्जियम है, पिंकिश कलर आपको दिख रहा है, बेल्जियम और नीदरलैंड, और इधर नीचे स्विट्जरलैंड और ये इटली को दे दिया गया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ऐसे कई छोटे मोटे स्टेट बनाए गए जिन इसलिए बनाए गए जिससे फर्दर एक्सपेंशन ना हो पाए। तो यही हुआ, द फॉलोइंग चेंजेज आकर्ड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ, उसमें जो समझौता हुआ उसके अनुसार बर्बन डायनेस्टी जो 1789 से पहले फ्रांस में थी उसको फिर से रिस्टोर किया गया, फिर से फ्रांस में उसको शासन दिया गया, और उसके अलावा फ्रांस के आसपास नए नए स्टेट फॉर्मेशन किए गए जिससे फ्रांस फर्दर एक्सपेंड ना हो पाए। इसके अलावा कंजर्वेटिज्म ने क्या किया कि कोई भी ऐसा रूल बनाया जिससे कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो मोनार्ची के खिलाफ कुछ बोल ना पाए। ठीक है, इसके अलावा उसने सेंसरशिप भी लगा दिया जिससे कुछ भी किताबें या कुछ भी छपती थी या कुछ भी बाहर आए तो पहले गवर्नमेंट के परमिशन से यानी मोनार्ची के जो राजा के परमिशन के बाद ही उस चीज़ को लाया जाए कि लोग पहले देख लिया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है, कहीं राजा खिलाफ नहीं लिखा है, या कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं लिखा है, तो जांच पड़ताल करने के बाद तब उसको मार्केट में लाया जाए। तो ये सेंसरशिप इसे बोलते हैं, तो सेंसरशिप लगा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में देखते हैं रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी लोग। देखिए, जब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या हुआ, इतना सारा सेंसरशिप लग गया, इतना सारा रूल लग गया, तो जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो नेशनलिस्ट जो राइज हुए थे, वो सब अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए, और अंडरग्राउंड होकर के ही अपना काम उन्होंने जारी रखा। मतलब वो समाज बाहर नहीं आते थे ओपनली, पहले की तरह नहीं कि ओपनली मीटिंग कर सकते थे, अब मीटिंग कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाया और सीक्रेट मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसमें एक नाम आता है जीसीपी मैजिनी एक इटालियन था, और इसने क्या किया कि एक सोसाइटी बनाया यंग इटली, जिसका मेन पर्पज़ क्या था, यंग सोसाइटी जो मेन पर्पज़ था कि जो इटली इतने छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड था, इटली में कई सारे छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे ना, उस किंगडम को क्या बोलते थे, डचीज बोलते थे। जैसे जर्मनी में किंगडम और इटली में क्या बोलते थे, डचीज। तो जो छोटे छोटे किंगडम से उसने तो मैजिनी ने कहा कि इतने छोटे छोटे किंगडम हैं, तो इसका यंग इटली बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि पूरे इटली को क्या करना, यूनिफाई कर देना, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, इसका ये मेन पर्पज़ था यंग इटली बनाने का। ठीक है, तो जीसीपी मैजिनी ने पहले स्टार्टिंग किया जो नॉर्दर्न लैम्बार्डी में स्टार्ट किया, नॉर्दर्न इटली में। ठीक है, लैम्बार्डी में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया जहाँ पे कब्जा करके रखा था तो उस एरिया में भी चालू किया, लेकिन उसको शुरू में तो उसको कई बार जेल भी जाना पड़ा, एग्जाइल होना पड़ा, ठीक है, निर्वासन होना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपना काम जारी रखा। और जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मैटरनिक, तो यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि ये एक पूरे समाज का दुश्मन है। जीसीपी मैजिनी को उसने बोल दिया कि ये पूरे समाज का क्या है, दुश्मन है। उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये एक तरह से जीसीपी मैजिनी क्या कर रहा था, ये ऑस्ट्रिया हंगरी मतलब जो ऑस्ट्रिया को जो एरिया था वो धीरे धीरे जो इटली का जो एरिया था वो जो ऑस्ट्रिया ने कब्जा करके रखा था उसको छुड़ाना चाह रहा था। तो इसी को उसने क्या किया, मैटरनिक ने बोला। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में, और इस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा, रिवॉल्यूशनरी के बारे में पढ़ा, और न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ा, न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा, और क्या मतलब पुराने समय में कैसे स्टेट हुआ करते थे, या कितनी सारे डायवर्सिटी के बाद भी एक मोनार्ची कैसे रहता था, इसके बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।